हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर अपना पढ़ रहे थे एनआईओएस की क्लास 12 से, उस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर कौन सा था? ये पहले थे एनआईओएस की क्लास 12 से, सब्जेक्ट था हमारा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर कौन सा था? ये हम चैप्टर 5 रीड कर रहे थे और इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो तक में पार्ट 3 हो गया था और ये इसका पार्ट 4 रहेगा और इसमें ये चैप्टर फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फाइनल वीडियो रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने टॉपिक रह गए थे अब उन सबको हम यहाँ पर इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए आइए, तो इसमें हम देखते हैं अब हम लोगों ने क्या क्या इसमें पढ़ना है आज के इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखना है? सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, मतलब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इतना तो आप सभी को मालूम चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक सिंपल वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं कि कोई एक किताब है और इसमें सारे लॉ लिखे हुए हैं, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। और ये ऐसा कानून है जिससे पूरा देश चलेगा। ठीक है, और इस कानून को सबको मानना होगा और पूरे देश पे चलेगा, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई सबसे छोटा कर्मचारी है सरकार का, ये सब के लिए समान रूप से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए यहाँ पर एक तरह से आप समझिए कि वो संविधान की बातों के साथ छेड़खानी कर सकता है। सबके लिए यहाँ पर बातें लिखी गई हैं और सबको जो संविधान की किताब के अंदर बातें लिखी हुई हैं उन सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम लोग इसमें समझ चुके थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सैलिएंट फीचर, संविधान की विशेषता क्या है। मतलब इस कानून की जो हम किताब का जिक्र कर रहे हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले है इसमें कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हमारा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या कह रहा है। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहला देख रहे हैं कि जो संविधान है वो लिखित है, लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान है का मतलब क्या है? लिखित संविधान का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक फिक्स्ड समय पर लिखा गया हो। ठीक है, एक समय पर लिखा गया हो, एक फिक्स समय पर लिखा गया हो। ठीक है, फिक्स समय पर लिखा गया हो और इसको एक फिक्स तारीख को लागू कर दिया गया हो, एक फिक्स तारीख को लागू कर दिया गया हो, को लागू कर दिया गया हो। ठीक है, तो दो बातें आपको लिखित संविधान के उसमें देखने को मिलती हैं कि लिखित संविधान आप उसे कहते हैं जो कि एक फिक्स्ड टाइम पे एक निश्चित समय पर लिखा गया हो और एक निश्चित समय पर इसको लागू कर दिया गया हो। ठीक है, आप देखिए, आपने अगर इससे पहले वाले लेक्चर देखें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि हमारा लिखित संविधान है। ठीक है, अभी लिखा गया है निश्चित समय पर, लिखा गया निश्चित समय का मैंने आपको पहले ही बताया गया था। इस किताब को या इस संविधान को लिखने के लिए टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष। ठीक है, मतलब 2 ईयर और फिर 11 माह, 11 माह या 11 मंथ कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। ठीक है, और 18 दिन। ठीक है, 18 डेज। ठीक है, इतना क्लियर है। लिखित संविधान है जो कि एक निश्चित समय पर लिखा गया और वो निश्चित समय क्या था हमारे संविधान लिखने का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तारीख या ये दिन जो टोटल हैं ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, कि पूरा संविधान लिखने में कितना समय लगा था। तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दूसरी बात बताई आपको कि संविधान की जो विशेषता है उसमें क्या चीज आती है दूसरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमने देख लिया कि एक आप उसे निश्चित समय पर लिखेंगे, दूसरा एक निश्चित तारीख को आप उसे लागू करेंगे। तो हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख तो गया, लेकिन इसे एनफोर्सेबल कब गया, मतलब इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया होगा, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू हुआ था।
ठीक है। तो लिखित संविधान है हमारा, ये हमारी सबसे पहली स्पेशलिटी थी हमारे संविधान की। और लिखित संविधान की मैंने आपको परिभाषा बताई। लिखित संविधान वो कहलाता है जो कि एक निश्चित समय पर लिखा गया हो और उसको एक निश्चित तारीख को लागू कर दिया गया हो। तो हमारा समय जो लिया था हमारे संविधान ने लिखने में, पूरे संविधान निर्माताओं ने, जिन लोगों ने इसमें बातें लिखी हैं पूरी, जो ये कानून की हैं, तो इसको पूरा लिखने का समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इसको लागू कब से कर दिया गया था? लागू करा गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो ये तो पहला फीचर्स हो गया हमारे उसका, किसका? संविधान का। ठीक है। ये वाला देखा ना हमने कि आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने देख लिया ना, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम दूसरा वाला फीचर देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? कठोरता, कठोरता प्लस लचीलापन, कठोरता प्लस लचीलेपन का सम्मिश्रण, मतलब मिक्सचर ऑफ कठोरता एंड लचीलापन। मतलब हमारा संविधान जो है वो एक बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, कठोर है। एक समझिए आप, एक पत्थर होता है, पत्थर कठोर होता है। बाकी लचीला चीज क्या होती है? लचीली चीज वो होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। जैसे एक पतला लोहे का तार होता है, उसको आप किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं। लेकिन एक पत्थर आप उसको एक किसी भी शेप में नहीं वो कर सकते ना, मोड़ सकते। तो वो क्या है? वो कठोरता का एग्जाम्पल है। वहीं एक पतला तार एक लचीलापन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान ना तो कठोर है ना तो लचीला है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कठोर भी है, लचीला भी है। आइए इस बात को हम और समझते हैं, जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है। ठीक है। तो क्या है? कठोरता प्लस लचीलेपन का सम्मिश्रण। ठीक है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये आपने पीछे इसके टॉपिक में वो हेडिंग में देख लिया होगा। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, अगर उन बातों को हम चेंज ना कर सके, सपोज करिए इस संविधान किताब में कई सारे कानून होंगे, सबके लिए अलग अलग कानून लिखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो भारत के हालात थे, जो उस समय समाज की स्थिति थी, जो हमारे देश के लोगों की सोच थी, जिस हिसाब से हम लोग जी रहे थे, उस समय जो कानून थे, क्या आज भी वही कानून लागू रहना उचित रहेगा? क्योंकि समय तो बदल रहा है और बदलते समय के साथ हर न्याय को, हर कानून को भी बदलना चाहिए, तभी जाके तो सही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि आपको अगर ये कानून बदलने हैं, तो इसके लिए आपको बहुत कठोर प्रक्रिया के तहत आपको इसको चेंज करने का प्रोसेस है। तो वो क्या कहा जा सकेगा? वो कहा जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर है, आप उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। तो संशोधन का मतलब क्या हुआ? संशोधन का मतलब होता है, आप एक तरह समझ लीजिए, एडिटिंग। वैसे एडिटिंग तो सही नहीं रहेगा, या हम इसमें कहेंगे ऐड करना या रिमूव करना। संविधान में कुछ बातें लिखी हैं, उसमें हम कुछ नई बात जोड़ रहे हैं, या पहले से कोई बात लिखी है उसको हम बदल रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जोड़ना, घटाना, इस तरह की नई बातों या पुरानी बातों को, उसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? संशोधन, और इंग्लिश में अमेंडमेंट। ठीक है। तो ये शब्द याद रखना, ये आपका अभी आगे और भी आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो संविधान है, इसमें क्या है? कठोरता और लचीलेपन दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब दोनों खूबियां हैं इसके अंदर ना, कि ना तो ये कठोर है ना तो ये लचीला है। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। अब रिजिड में क्या है कि जो संशोधन, मतलब जिसमें संशोधन आसानी से ना हो सके,
ना हो सके। ऐसा संविधान क्या कहलाएगा? कठोर संविधान। ठीक है, जिसमें आप संशोधन मतलब अमेंडमेंट आसानी से नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? कठोर। और इसके एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं जहाँ के जो संविधान है, अगर उनकी बातों को आपको चेंज करना है तो आपको एक काफी कठोर प्रक्रिया के तहत आपको इन सब चीजों को चेंज करने का प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब इतना इजीली नहीं है कि आप एकदम से संविधान में लिखी हुई बातों को आप चेंज कर सके। ठीक है, तो ये कठोर की बात बता रहा है। और वहीं अगर आप बात करेंगे कि जो संविधान लचीला हो, ठीक है, लचीला संविधान, जो लचीला होगा मतलब जो फ्लेक्सिबल संविधान होगा, उसमें क्या होगा भाई? उस वाले संविधान में आप आसानी से, उसमें क्या है कि आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका ऐसा संविधान कि इसमें लचीलेपन का फीचर है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको इजीली अगर चेंज करना है कोई भी संविधान में लिखी हुई बात, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसमें आप संसद के माध्यम से आप इजीली किसी कानून को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, संसद के माध्यम से। लेकिन जहां कठोर संविधान की बात आई है, कठोर संविधान वाली बात है, वहां पर आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन जहां लचीला वाला संविधान है आपका, उसमें आप इस चीज को कर सकते हैं। तो कठोर और लचीले मैंने आपको बता दिया दोनों का एक एक अंतर, कि फ्लेक्सिबल और रिजिड वाले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। क्योंकि इसमें आप इजीली जो बातें लिख दी हैं उनमें आप इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब आसानी से संशोधन। ठीक है, आसानी संशोधन, इसमें इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब इसमें रिजिड वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका फीचर लचीला होगा, उसमें आप इजीली संशोधन कर सकते हैं संसद के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई कठोरता और लचीलापन का बारे में क्या क्या कहता है। ठीक है, और हमारा जो भारत है ये मिक्सचर है। हमारा भारत का मैंने आपको क्या बताया? ये मिक्सचर है। हमारा जो संविधान है ये मिक्सचर है। यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ ना सम्मिश्रण, मतलब मिक्सचर, ये मिक्सचर है। हमारा संविधान है मिक्सचर, ये रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल है। हमारा जो भारत का संविधान है ये कठोर भी है प्लस लचीला भी है। मतलब इसमें कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हैं संसद के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें बता रखी हैं इसमें कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें क्या है? कठोरता और लचीलेपन दोनों का हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा भारत का संविधान क्या है? रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, कठोर प्लस लचीला दोनों है। ठीक है, अब कठोर प्लस लचीला को आप अगर और डेप्थ में समझना चाहें तो क्या है, हमारा संविधान जो है इसको टोटली इन्होंने 3 श्रेणियों में बांट रखा है। ठीक है, 3 श्रेणियों में बांट रखा है। अब इसमें क्या क्या है ये 3 श्रेणी? देखिए, इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको आप इजीली, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको आप इजीली संसद के माध्यम से बदल सकते हो अपने एंड पे। ठीक है, वहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप डायरेक्टली अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टोटल भारत में जितने भी राज्य हैं, मतलब जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, अब जैसे ये भारत का नक्शा है, ऐसे करके कुछ भी समझिए इसको। ठीक है, ये लगभग भारत का नक्शा है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है आपका, ठीक है, गोवा भी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, इस तरह से ये सब क्या है? जितने मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये क्या है? राज्य हैं। ये सारे राज्य हैं, इन्हें स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें हैं अगर उनमें आपको छेड़खानी करनी है तो आपको जितने भारत में पूरे स्टेट होंगे, जितने राज्य होंगे, उन सबसे परमिशन लेनी होगी, उन सबकी सहमति होगी। और जब आधे से ज्यादा मतलब आधा प्लस 1, ठीक है, आधे से ज्यादा राज्य इसमें अपनी सहमति दे दें, इसमें क्या कर दें? अपनी सहमति दे दें,
अगर अपनी सहमति दे देते हैं तब जाके उनके वाले कानून में आप छेड़खानी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना प्रोसेस कि राज्यों से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिजिड वाला सिस्टम हो गया, यहाँ पर कठोर हो गया। फिर आपका संविधान आप इजीली चेंज नहीं कर पा रहे हो। आपको कोई संविधान की कोई बात को चेंज करना है, और उस बात को चेंज करने के लिए पहले आपको पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने स्टेट हैं, उन सबसे परमिशन लेनी पड़ रही है। और जब आधे से ज्यादा राज्य आपको अपनी परमिशन दे दें तब जाके आप उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये देखिए ना, ये तो बहुत कठोर हो गया। वहीं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें संसद अपने द्वारा ही विशेष बहुमत के माध्यम से वहीं बैठे वो लोग कुछ बातों को अपने आप चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। तो यहाँ पर आपने दोनों चीज देख ली कि संसद कुछ तो इजीली अपने एंड पे कर पा रही है, कुछ के लिए राज्यों से परमिशन लेनी पड़ रही है। तो जो राज्यों से परमिशन ले रहे हैं, यही तो आपका क्या हुआ, यही तो हुआ आपका कठोर वाला फीचर। तो ये इजी है, ये कठोर है, इसीलिए हमारे इसमें क्या कहा जाता है कि हमारा संविधान लचीला प्लस कठोर दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो कठोर वाली बात क्यों है, ये ऐसा इसलिए करा गया था कि जो संसद है या जो भी सरकार है जो जिस टाइम प्रिवेल कर रही है, वो ऐसा ना हो कि जो राज्यों को शक्ति दे रही की है या कुछ अधिकार दे रहे के मौलिक अधिकार है ना, कि हमारे हम लोगों को या जो भी हमारे आम लोगों के लिए, नागरिक के लिए या पर्टिकुलर राज्यों के लिए कुछ विशेष अधिकार हैं, उनमें कोई किसी का एक अपनी मनमानी ना चल सके, वो अपने एंड पर ही वहीं कहीं ना कानून चेंज कर दे, ऐसा ना हो सके। इसलिए उन सब के जो भी विशेष अधिकार हैं, अगर नागरिकों के हमारे मौलिक अधिकार हैं या कुछ राज्यों के विशेष दर्जा हैं या कुछ अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी भी तरीके का किसी का कोई अपना एक पर्टिकुलर राइट है, तो उसको वायलेट करने का अधिकार केवल एक संसद अपने एंड पे ना कर सके। ठीक है। तो बाकी लोगों के भी राइट्स को बचाने के लिए संसद में इस तरह की बातों का प्रावधान दिया गया है। तो इसीलिए हमारे जो संविधान है उसे कठोर प्लस लचीले का सम्मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कठोर प्लस लचीले का फीचर है। ठीक है। तो ये देख लिया हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है ना, इसको तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे फेडरल पॉलिटी, जो एक ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। फेडरल पॉलिटी देखेंगे अब हम। अब फेडरल पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, फेडरल पॉलिटी का मतलब हुआ आपका हिंदी में संघात्मक राज व्यवस्था। ठीक है। संघात्मक राज्य व्यवस्था। अब हम देखिए, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, अब हम अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन इससे डायरेक्टली 5 नंबर या 10 नंबर या जितने का भी आ सकता है, लेकिन बड़े लेवल का नंबर आएगा इसमें। क्वेश्चन जो रहेगा वो अच्छे खासे मार्क्स का रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब ये टोटली 5 नंबर का आ जाए चाहे टुकड़ों में आ जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, लेकिन आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताइए, है ना। तो आपको ये सब पॉइंट पता होने चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये लिखना भी ना है ना कि आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल, इस तरह की बात है, तो आप इनके अंदर का कंटेंट तो जानते ही होंगे। जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि एक लिखा हुआ वो है हमारा संविधान, दूसरा मैंने आपको कहा कि इसमें कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। तो आप इनको अगर पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। तो चलिए फेडरल पॉलिटी को अब देखते हैं कि फेडरल पॉलिटी का मतलब क्या है। फेडरल पॉलिटी हिंदी में क्या कहा मैंने आपको, संघात्मक राज व्यवस्था। संघात्मक राज व्यवस्था, संघात्मक राज्य व्यवस्था का, इसको अगर आप सिंपल सबसे सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब क्या होता है, जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में एंड राज्य सरकार के बीच में।
अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप सभी को आई थिंक इतना तो मालूम ही होगा, अगर ये पूरा भारत है तो आपको पूरा पता है कि पूरे भारत में आपका पीएम कौन है, जो भी आपका प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब एक होता है आपका पीएम, पीएम कहाँ का होता है, पूरे देश का। एक होता है सीएम, सीएम कहाँ का होता है, एक पर्टिकुलर राज्य का। तो आ गया मतलब समझ में। सीएम के भी कुछ अधिकार हैं, कुछ पावर हैं, वहीं पीएम के पास भी कुछ पावर है। हाँ, ये बात अलग है कि पीएम की पावर ज्यादा है, लेकिन कुछ पावर सीएम के पास भी है। अपने क्षेत्र, अपने राज्य का एक तरह से वही मुख्यमंत्री कहलाता है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, ये शक्तियां ही तो विभाजित कर रखी हैं दोनों के बीच में। क्यों, संविधान ने तो बांट रखी है शक्ति की, भाई तुम राज्य सरकार के भी ये अधिकार हैं और केंद्र सरकार के ये अधिकार हैं। तो यही तो आपका कहलाया जा रहा है, जो इसमें बताया जा रहा है कि संघात्मक राज्य व्यवस्था, ठीक है, फेडरल पॉलिटी, ठीक है। तो यही मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को खेलेंगे, स्टेट मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को इतना तो मालूम ही होगा। अगर इंग्लिश में लिखने का मतलब नहीं, आपका अगर मीडियम इंग्लिश है तो मेन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप अपने लेवल से खुद इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियां बटी रहती हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसी के लिए जो बातें हैं ये हमारे कहाँ लिखी हुई हैं, ये हमारे संविधान में लिखी हुई हैं कि राज्यों के क्या अधिकार हैं, केंद्रों के क्या अधिकार हैं, ठीक है। अब इसी बात को और ध्यान से समझिए, राज्य और केंद्रों के क्या अधिकार हैं। मैंने आपको बताया ना अभी, राज्यों के कुछ अधिकार हैं, केंद्र के कुछ अधिकार हैं। किस बात में अधिकार हैं, आपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के, मतलब लॉ बनाने के। ये तो मालूम होगा आपको, हमारे देश में या हमारे राज्य में जो भी कानून बनते हैं वो बनाता कौन है, बेसिक नॉलेज है, मालूम होगा। अगर केंद्र में या पूरे भारत लेवल की बात करें आप, अगर आप पूरे इंडिया के लिए कानून बना रहे हैं तो कौन बनाता है कानून, ये बनाती है आपका कानून आपकी, इंग्लिश में कहते हैं इसे पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं संसद, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाना है, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए बनाना है, तब कौन बनाएगा, तब बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में जिसे कहते हैं राज्यों की विधानमंडल। राज्यों की विधानमंडल कानून बनाती है, ठीक है। और इस विधानमंडल के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, एक आपका आता है विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और संसद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप सभी को मालूम होगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये बेसिक था, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इस चैप्टर में तो ये नहीं है, आगे आगे एक चैप्टर है उसमें आपको पूरा ये इस बारे में डेप्थ में समझना है, फिर ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट समझ सकते हैं, जिसे संसद कहते हैं आप, ठीक है, पार्लियामेंट। और किसी पर्टिकुलर स्टेट में कानून बनाना है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे राज्यों के विधानमंडल भी कहते हैं, और इसके अंदर आपकी विधानसभा और विधान परिषदें आती हैं, ठीक है। तो ये रही बेसिक बात। अब जो ये कानून बना रहे हैं इसके लिए शक्तियों का बंटवारा है, मैंने आपको बताया ना कि शक्तियों का विभाजन कर रखा है, शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो वो किस हिसाब से हैं, देखिए संविधान में क्या लिखी हुई है हमारी, कुछ लिखी हुई है यूनियन लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आपका, केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची, ठीक है। ये लिस्ट है, एक हेडिंग बना रही है भाई कौन सा कानून कौन बनाएगा, ठीक है। कानूनों का विभाजन कर रखा है, रक्षा और देश की सुरक्षा से संबंधित कानून है तो उसको केंद्र सरकार बनाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि है, कोई ट्रीटी है तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। इस तरह से ये लिस्ट में टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, किसी में 100 है, किसी में कुछ है, उस तरह से ये है, ठीक है। वो आने वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे, यहाँ पर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर। तो ये लिस्ट बना रखी है कि भाई ये कानून का अधिकार केंद्र को है, वो वाले कानून का अधिकार किसको है,
राज्य सरकार को है, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या? कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को मतलब यूनियन भी और स्टेट भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों के दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट, राज्य सूची और ये केंद्र सूची और ये समवर्ती सूची जो मैंने आपको बताया, ये सब कहाँ लिखे हुए? ये हमारे संविधान में ही तो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपका संविधान का जो मैंने आपको बताया फेडरल नेचर बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संघात्मक इसका वो बताता है, ठीक है। अब इसको अगर हम और देखा जाए तो जो हम ये यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट वाले मैटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, कुछ राज्य सरकार के पास। तो हमारे इसमें क्या कहा जा रहा है कि फेडरल सिस्टम में भाई शक्तियों का विभाजन हो रखा है, लेकिन नहीं, फेडरल सिस्टम इसको प्रॉपर उसमें नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जो अगर हम देखें ज्यादातर शक्ति किसके पास दे रखी है? वो दे रखी है केंद्र के पास, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास, मतलब संसद के पास। संसद चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है। अब संसद चाहे तो संसद आपका स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी कानून बना सकती है, लेकिन जो स्टेट लिस्ट मतलब जो राज्य सूची के विधेय हैं उस पर भी ये यूनियन लिस्ट मतलब संसद कानून बना सकती है, जो पार्लियामेंट है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है ये चाह करके भी यूनियन लिस्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब आप इसको दोबारा से देखिए एक बार, आई थिंक कुछ बात रह गई थी इसमें। शायद से ना कुछ रह गया था इसमें बताना आपको, ठीक है। मैंने बता दिया यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर है जिसको केंद्र बनाएगा, स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर है जिसको राज्य बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ मैटर है जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, उस पर दोनों बनाएंगे। अब कौन दोनों? देखो, यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट, ठीक, मतलब हिंदी में संसद। यूनियन लिस्ट में जो जो बातें लिखी होंगी उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद। वहीं राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में जो बातें लिखी हुई उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानमंडल, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? संसद भी बना सकती है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यही विधानमंडल, ये भी कानून बना सकता है। दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक और बात कही गई है हमारे संविधान में कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई टॉपिक है और उसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना देती है और विधानमंडल भी कानून बना देती है, मतलब संसद ने भी कानून बना दिया, विधानमंडल ने भी कानून बना दिया, तो ऐसे में किसका कानून ज्यादा लागू माना जाएगा? तो यहाँ पर संसद का कानून माना जाएगा लागू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सुप्रीमेसी किसको दी जा रही है? संसद को। ज्यादा वर्चस्व या एक सर्वोच्चता किसको दी जा रही है? सुप्रीमेसी किसको दी जा रही है? वो है संसद को। भले ही बांट रखा है पूरा पावर की, तो मैंने आपको बताया ज्यादातर शक्ति इसको दे रखी है केंद्र के पास, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास, जिसमें संसद आ जाती है आपकी, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो इसी बात पर यहाँ कहा तो जा रहा है, देखो कहा तो जा रहा है कि फेडरल नेचर है, कहा तो जा रहा है फेडरल नेचर है कि शक्तियों का विभाजन है, ठीक है भी शक्तियों का विभाजन, लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन पूरा नहीं है, क्यों नहीं है पूरा? मैंने आपको पहले ही बताया कि संसद को सबसे ज्यादा शक्तियां प्रदान है हमारे देश में, ठीक है। संसद चाहे तो किसी राज्य के अंतर्गत भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो इसी आधार पर क्या कहा जाता है, जो हमारा संविधान है उसमें हमारे इसको क्या कहा गया है, हमारे भारत में किस तरह की शक्ति है? यहाँ पर है क्वासी फेडरल। क्या है? क्वासी फेडरल। अंग्रेजी में आप लिखेंगे क्वासी फेडरल और हिंदी में लिखेंगे आप अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक, ठीक है। क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। हमारा जो संविधान में बातें लिखा गया है वो क्वासी फेडरल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कि भले ही शक्तियों का विभाजन कर रखा है, यूनियन लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट संसद कानून बना रही है, स्टेट लिस्ट के मामले पर कौन कानून बना रहा है? राज्यों के विधानमंडल, जिसमें विधानसभाएं आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर संसद चाहे तो फिर भी वो
किसी राज्य लिस्ट के मैटर के ऊपर भी कानून बना सकती है, उसको तरह तरह से उन्होंने अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं, सारी कहानी तो हम समझ रहे हैं कि जगह जगह पर संसद को ही पावर है। आप अगर पूरा भारतीय संविधान अगर आप पूरे विस्तार में पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि सारी पावर घूम फिर के संसद जो चाहे पार्लियामेंट जो चाहे सब कर सकती है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे रही कि ये घुमा फिरा के बातें कही गई हैं, लेकिन शक्तियां सारी संसद के पास ही सर्वोच्च है। तो शक्तियों का बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन क्या है, ज्यादा शक्ति संसद के पास। इसी आधार पर क्या कहा जाता है कि हमारा जो संविधान में हमारे भारत के बारे में जो शक्तियों का विभाजन है, ये क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम के अंतर्गत है, अर्ध संघात्मक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जो हम सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास इसमें टॉपिक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, संसदात्मक लोकतंत्र। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदात्मक लोकतंत्र, ये है इसका मतलब हिंदी में। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संसदात्मक लोकतंत्र, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। इसका मुख्य फीचर क्या है, इसका मुख्य फीचर ये है कि जो आपका एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका है, विधायिका एंड कार्यपालिका के बीच में संबंध, कार्यपालिका में संबंध। ठीक है, जहां विधायिका और कार्यपालिका में आपको घनिष्ठ संबंध दिखेगा, वहीं पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर संसदात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा देखिए कि जो विधायिका क्या है, विधायिका है आपकी जहां पर कानून बन रहा है, और कार्यपालिका क्या है, जहां पर ये लागू करवाया जा रहा है, जो लोग लागू करवा रहे हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है भारत में, राष्ट्रपति। इंडिया में जितने भी काम होते हैं, जो भी लीगल मैटर्स में कुछ भी होंगे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक यही होते हैं। इनके पास कई शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। वो शक्तियों को ये मतलब चलती इनकी नहीं है, भले ही शक्तियां हैं इनके पास, चलती किसकी है, सारी की सारी कहानी ये आप सभी को मालूम है। सारी बात चलती है पीएम की, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसी की बात चलेगी। और प्रधानमंत्री किसकी सुनता है, अपनी मंत्री परिषद की। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, जैसा जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को कहेगी, वैसा वैसा प्रधानमंत्री किसको कहेंगे, राष्ट्रपति को करने के लिए। तो ये जो आप ये संबंध देख रहे हैं विधायिका और कार्यपालिका का पूरा, इसी को आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यही बताया जाता है संसदात्मक लोकतंत्र, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, ये ज्यादा कठोर ना बन जाए आपको समझ आने के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत इजीली उसमें आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान का एक फीचर है, संसदात्मक लोकतंत्र। आपको इसमें लिखना होगा तो आप सीधे सीधे लिखेंगे विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध। ठीक है, हाँ, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी देख लिया। ठीक है ना, ये भी हम देख चुके हैं। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान रहे ये सब हम संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं, एक तरह से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब मत भूलिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा
तब आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको समझना। एग्जाम से एक दिन पहले खाली नोट्स देखे और उतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको कहा जाएगा मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको हम यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य कुछ नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपके राइट हैं, कुछ बातें हैं जो आपकी ड्यूटीज हैं। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं, कुछ बातें ऐसी जो आपके राइट हैं, ठीक है। जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक, मैंने आपको इससे पहले बता रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसमें देख लेना। वो यहाँ इन सब चीज़ों को खोलेंगे तो और लेंथी हो जाते हैं वीडियो फिर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है आपका, ये एक तरह से आपका अधिकार है, आपको अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है। एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको इसका राइट है, अधिकार है, और कोई व्यक्ति अगर आपको इस राइट से आपको वंचित रखता है, आपको बोलता है नहीं नहीं भाई तुम हिंदू धर्म नहीं, तुम कोई और धर्म अपनाओ, या तुम मुस्लिम धर्म नहीं तुम हिंदू धर्म अपनाओ, या कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार आपको धर्म जबरन कोई अपनाने को कहता है, तो ये सब क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है आपके अधिकारों के साथ, ठीक है। दूसरा है एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपके लिए अलग अलग बातें लिखी गई हैं, जैसे कि आप देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, एकता और अखंडता को बनाने के लिए कार्य करें, है ना। और जो सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको आप बचाने का कार्य करें, है ना। कोई उसको खराब ना करे, कोई तोड़े ना, कोई उसकी बेकदरी ना करे, है ना। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स में अगर जितने भी आपके राइट दे रखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में सब बता रखा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट का अगर कोई आपका ब्रीच कर रहा है, मतलब कोई उनके साथ छेड़खानी कर रहा है और आपके साथ आपके उस अधिकार से आपको वंचित रख रहा है, तो आप उसके लिए उस पर केस कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट दायर करता है, और उसमें उस व्यक्ति को या जो भी संस्थान है, व्यक्ति है, कोई सरकारी कार्यालय है, कोई कर्मचारी है, जो भी है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट के साथ छेड़खानी कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट का अधिकार होता है, मतलब फैसला होता है किस तरीके से वो उसको सॉल्यूशन दे उसकी प्रॉब्लम का, तो आपको वहाँ पर न्याय मिलेगा, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या कहा जाएगा, जैसे कि सरकारी संपत्ति को बचाए रखिए, है ना, उसका वो करिए, संरक्षण करिए, उसको बचा के रखिए, है ना, उसकी तोड़फोड़ ना करा जाए, कोई बेकदरी ना हो। तो इसके लिए क्या, अगर आपने नहीं करा तो क्या आपको कोई जेल डाल देगा, कोई सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा? नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आपको कोर्ट में या कानूनी आपके ऊपर ये बाइंडेड नहीं है कि आपको भाई जाना ही जाना है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज करने के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इसके प्रति आप क्या कर सकते हैं, आप कानून की या न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपके ऊपर बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं है कि भाई करो ही करो, है ना, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखो, करो कुछ ऐसा काम कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रहे, है ना, सरकारी संपत्ति को बचा के रखो, है ना। तो इस तरह की जो ये हैं, ये आपके लिए, आप इनके लिए अगर आप नहीं करते इन चीज़ों को तो आपको कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा कि आप पे केस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है
आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें टोटल हो गए हैं 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और जो इसमें पहले 10 थे, एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई जिसमें क्या कहा गया कि 6 वर्ष से आपके जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ। हाँ, जो 11वां इसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया उसमें क्या कहा गया, 6 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ठीक है, ये जोड़ा गया आपका। ठीक है, तो ये बात है आपके फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये भी हमारे संविधान का फीचर है, इस बात को भी संविधान में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है हमारा डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह से आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से एक डायरेक्शंस हैं, कुछ आपको निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि संविधान की तरफ से सरकारों के लिए कुछ निर्देश हैं, कुछ आदेश हैं कि भाई ऐसा है, तुम जो भी कानून बनाने जा रहे हो उस कानून में तुम इस तरह से कानून बनाओगे, कोई ऐसा कानून मत बना देना कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ है स्टेट पॉलिसी। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक है, हिंदी में आयरलैंड। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब मैंने आपको बता दिया सरकार जो भी कानून बनाएगी इसमें इन बातों का ध्यान रख के बताएगी, जो भी डीपीएसपी में मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें हिंदी में लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और इसमें ये बातें बताई जाती हैं कि जो भी कानून बनाए जाए वो इस हिसाब से ना बनाया जाए कि जो एक अमीर वर्ग है वो अमीर ही होता जा रहा है, गरीब वर्ग गरीब हो रहा है। मतलब सबका विकास होना चाहिए भाई, पूरा समाज का कल्याण हो, किसी एक पर्टिकुलर उसका विकास ना हो, किसी एक पर्टिकुलर जात का विकास ना हो, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का विकास ना हो, समझ रहे हैं। तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वाला जो अगर इसमें चैप्टर है मैं आपको उसमें पूरा डेप्थ में बताऊंगा ही, फिर भी आप गूगल में अगर लिखेंगे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो वहाँ लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उसको यहाँ पर मेरे को एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। देखो, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को आप सिंपल ऐसे समझिए, एक पिरामिड है, आप इसे क्या कहेंगे, ये एक ही तो है पिरामिड, क्या दो पिरामिड दिख रहे हैं आपको, एक पिरामिड है ना ये। ठीक है, एक पिरामिड है। ठीक है, अब इस एक के अंदर ही इसे टुकड़ों में बांट दिया है, 1 2 3। ठीक है, सबसे नीचे पे क्या आ जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट समझ लीजिए, या जिसे आप कहते हैं निचली अदालत। ठीक है, लोअर कोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है आपकी हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर आ जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे नीचे आपकी निचली अदालत, उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो हाई कोर्ट भी मानेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा और पूरा भारत भी मानेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो हाई कोर्ट से ही जो जज होते हैं वही लोग जाते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट में जो जज बन के आते हैं वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं पहले, फिर वही लोग यहाँ पर एक एज होती है, कुछ समय का अवधि है, उतने समय का आप हायर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जज रहे हो तभी जाकर के आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ है, वो आपके आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा गया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एक ही सिस्टम है न्यायपालिका में न्यायाधीशों की। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वो सभी अपनी निचली अदालतों के लिए एक तरह से गाइडलाइन और उनके लिए आदेश वो करता है। ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका की यहाँ पर स्वतंत्रता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बताया गया है कि सिंगल इंटीग्रेटेड है जुडिशियल सिस्टम, इसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और ये हाई कोर्ट है, यही हायरार्की है इसकी। तो ये सिंगल इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, इसको हिंदी में आप बोलेंगे एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा अगला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी न्यायपालिकाएं हैं, ये सब इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, ये किसी के अधीन नहीं है कि कोई मंत्री संतरी या कोई बड़ा अधिकारी है, कोई आईएएस आईपीएस जो भी है, ये उससे डरेंगे, उसके ऑर्डर का पालना करेंगे। ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर किसी का वो नहीं है कि भाई वो अपनी इसमें तानाशाही दिखाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री को आप क्या समझते हैं, संसद या विधानसभा? अगर इनके ऊपर भी केस है तो ये लोग यहाँ छेड़खानी नहीं कर सकते कि मैं तो सांसद हूँ भाई या मैं विधायक हूँ, मेरी तो अलग चलेगी कोर्ट के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। न्यायपालिका की अपनी इंडिपेंडेंस है, वो किसी के दबाव में नहीं आती है। ठीक है, और जो न्यायपालिका के जज होंगे उनका अपना एक फेयर सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो कि इनकी किसके आधार पर होता है, योग्यता के, इनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर ही कोई जज बनता है। ऐसे नहीं कि कोई भी अगर किसी सांसद को अच्छा लगा कि अपना कोई फलाना रिश्तेदार है उसको उठा करके जज बना दो, ऐसा नहीं है। उसका अलग प्रोसीड्यूर है, वो उनकी योग्यता के बेस पे होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि सिंगल इंटीग्रेटेड वाले में कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं जज, वही आगे चल के हाई कोर्ट के जज बनते हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं वो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, हाँ, और अपना जो कोर्ट्स हैं, ये जितने भी हैं, न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका का काम क्या होता है? इस न्यायपालिका का काम यह है कि संविधान की बातों का या संविधान की सुरक्षा, संविधान में जो बातें लिख दी गई हैं उन सब बातों को ये उसके गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, उन बातों को ये संभाल के रखे हुए हैं। उनको कोई उनका उल्लंघन करेगा तो फिर वहां पर उसको सजा कौन देगा? कोर्ट देगा। संविधान में कोई बात लिखी है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, अभी मौलिक अधिकार हैं आपके मौलिक अधिकार के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, बोल रहा है आप हिंदू धर्म के आप मुस्लिम धर्म को ज्वाइन करिए, या आप मुस्लिम धर्म के आप हिंदू धर्म को ज्वाइन करिए, तो ये क्या हो रहा है? ये आपके मौलिक अधिकार के साथ तो कर रहा है वो उल्लंघन। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट उसको सही कर देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये मौलिक अधिकार दिया किसने? बताया था ना मैंने, आपको मौलिक अधिकार किसने दिया था? संविधान ने। अब मान लो अगर कोर्ट नहीं है तो कहाँ जाओगे? आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोर्ट ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? तो वही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंतर्गत, कि संविधान की सुरक्षा करता है, संविधान की बातों की सुरक्षा करता है। अगर संवैधानिक बातों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको कौन सुधारेगा? कोर्ट, अपने तरीके से। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कोर्ट में कोई भी किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं चलता किसी का कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ या बड़ा मंत्री संतरी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो संविधान की एक तरह से ये सुरक्षा करता है। और जो केंद्र और राज्य सरकार, मतलब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस मामले को कहाँ लेके जाया जाता है? न्यायपालिका के पास, और मुख्यतः उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाता है। तो ये भी इसका काम है। ठीक है, संविधान सुरक्षा प्लस स्टेट एंड यूनियन डिस्प्यूट। ठीक है, ये भी लिख लेना इसमें। और तीसरा इसमें क्या क्या करता है, ये जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये मैंने बता दिया ना, फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है हमारे। ठीक है, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप क्या कह रहा है। सिंगल सिटीजनशिप को देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब आप जैसे नाम से समझ रहे होंगे, एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश में रहता है और कोई महाराष्ट्र में रहता है तो दोनों के दोनों बोलेंगे मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं वहाँ का हूँ। ऐसा नहीं, सब भारत के नागरिक हैं, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर अलग अलग नागरिकता नहीं है, सबके सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, समझ रहे हैं, सब एक ही भारत के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट का वो नहीं होता है। ठीक है, सिंगल हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। आई बात समझ में? फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप धर्म के हों, जो भी समुदाय के हों, जिस भी जगह पर रहते हो भारत के, आप सभी के लिए राजनीतिक समानता है। क्या है? राजनैतिक समानता है, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी है। ये जो लिखा हुआ है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका सीधा मतलब ही समझो पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब 18 साल से ऊपर के आप हो गए हो तो 1 पर्सन 1 राइट का आपको अधिकार है। मतलब एक व्यक्ति एक मत, मत का मतलब होता है वोट, एक व्यक्ति एक मत। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी और धर्म के हैं, फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ ऐसी, कि अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो भाई आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको भी वही अधिकार है जो एक हिंदू को है, और आपको भी वही एक अधिकार है जो एक ईसाई को है, जो एक पारसी को है, जो भी है आप जिस भी धर्म के हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो 1 पर्सन 1 वोट का आपको अधिकार है। बस आप 18 प्लस होने चाहिए। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति जो आपको सही लगता है आप उसको वोट दे सकते हैं। ये कहता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? आपातकाल, आपातकाल के प्रावधान। मतलब देखो, हमारे देश में 3 तरह से आपातकाल लग सकती है। ठीक है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी प्रेसिडेंट रूल वाली इमरजेंसी, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई देश के अंदर जो है युद्ध छिड़ गया है, लड़ाई होने लग गई है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आती है प्रेसिडेंट रूल। ये लिखा हुआ ना मैंने यहाँ पर, ये लिखा है ना, ये प्रेसिडेंट रूल। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, एक सेकंड है। तो इमरजेंसी प्रोविजन में मैंने आपको बताया कि 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। ठीक है, एक होगी आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होगी तुम्हारी प्रेसिडेंट रूल वाली इमरजेंसी, और तीसरी होगी तुम्हारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल, इसको कह देते हैं आप राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल को आप कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब बारी बारी से मैं इस तीनों बता देता हूँ कि क्या क्या इसके मतलब है। ठीक है, बस ये लास्ट है, हो गया बस। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी मैंने बताया कि कोई युद्ध छिड़ गया है, कोई वॉर हो गई है, तो उसमें क्या कर दिया जाएगा? नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, और फिर कई प्रकार की सख्ताई बरती जाती है कि घर से बाहर इतने लोग नहीं निकलेंगे। इस तरह का आप देखते रहते होंगे। जैसे कोरोना काल में भी एक टाइम पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में यह है कि देश के अंतर्गत कोई एक तरह का युद्ध या कोई भी वॉर इस तरह का हो गया है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? इसमें भी इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि जो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, मनमाने तरीके से चल रही है। कोई
जो हमारा संविधान ने जो हमें ढांचा बना के दिया है कि किस किस तरीके से आप नियम कायदे कानून के अंदर रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत रह करके आप अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप मनमानी तरीके से और संविधान की बातों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करता है राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है कि सर ऐसा हो गया है कि इस प्रदेश में संवैधानिक बातों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ की सरकार अब किसी काम की नहीं रही है, तो आप यहाँ पर आइए और अपना राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हुई भाई, किसी राज्य के पास पैसा खत्म हो गया, पैसा ही नहीं है, वहाँ क्या करे जाए, पैसा ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर दी जाती है, फाइनेंशियल आपातकाल लगा दी जाती है। आने वाले जो एक चैप्टर है, आई थिंक हाँ ये आपका लेसन 9, उसमें मैं आपको इसको डिटेल में पूरा बताऊंगा। ठीक है, पूरा डेप्थ में इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपने देख लिया साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था मैंने आपको कि लिखित है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और कठोरपन का है, फेडरल है, शक्तियों का बंटवारा है, फिर भी मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं, इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बताया मैंने आपको, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। फिर मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे मैंने आपको बताया, जिसमें कि कोई भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो पूरे समाज के कल्याण के दृष्टिकोण से उस कानून को बनाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एक ही जुडिशरी सिस्टम है जिसके 3 टुकड़ों में बट रखा था मैंने ऐसे आपको पिरामिड टाइप के बना के बताया था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट और जितने सबऑर्डिनेट या जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं जो निचली अदालतें हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की स्वतंत्रता, जुडिशरी के ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। ठीक है, और इसमें जो जजों की नियुक्ति करी जाती है वो एक काबिलियत के आधार पर करी जाती है। ठीक है, उसका अपना एक प्रोसीड्यूर होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंगल सिटीजनशिप की हमारे भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नागरिकता बट रही है, एक ही नागरिकता चलेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, बस आपको जो है पूरे भारत में आप जहां भी रहें, ठीक है, आपको अगर आप 18+ हैं और आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भाई पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है। मतलब आप अपनी मर्जी के व्यक्ति को चुनाव में जिता सकते हैं, उसको वोट डाल सकते हैं। 1 वोट सॉरी, एक व्यक्ति एक मत का आपके पास अधिकार है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत। फिर मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजन बताया, ये अभी तक बताया विधायक लक्ष्य में कि 3 तरह के इमरजेंसी घोषित करते हैं, नेशनल, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये पूरा रहा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, जो आपका था ये, एक सेकेंड, ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो इसी चैप्टर के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, आपके इसको करेंगे यहाँ पर खत्म, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर। ये चैप्टर 5 था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।